हेलो फ्रेंड्स, और क्या हाल चाल, कैसे हो। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में क्लास 12th प्री बोर्ड का जो हमारे पास रियल वाला क्वेश्चन पेपर है, इसका पूरा सोल्यूशन देखेंगे। तो जैसे कि आपके इस रियल वाले प्री बोर्ड के क्वेश्चन पेपर में समय है 3 घंटा 15 मिनट के, और ये सामान्य हिंदी का क्वेश्चन पेपर है। पूर्णांक है 100 नंबर का। निर्देश है प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। तो जैसा कि फ्रेंड्स, खंड का और ये खंड ख, इस प्रकार से ये दो खंड में विभाजित है, खंड का और ये खंड ख। तो सबसे पहले हम खंड का शुरू करेंगे बहुविकल्पीय टाइप के प्रश्नों को। तो जैसे कि शिक्षा का उद्देश्य, निबंध के लेखक हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र, संपूर्णानंद, मोहन राकेश, राय कृष्ण दास। तो जैसा कि फ्रेंड्स देखेंगे, तो शिक्षा का उद्देश्य निबंध के लेखक हैं संपूर्णानंद। तो इसे कॉपी में किस प्रकार से लिखना है, तो इस प्रकार से डाल देंगे प्रश्नोत्तर नंबर 1, और प्रश्नोत्तर नंबर 1 का नंबर के दूसरा सही संपूर्णानंद। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। दूसरा प्रश्न है, लल्लू लाल की रचना है। पहला ऑप्शन सुख सागर, दूसरा प्रेम सागर, तीसरा परीक्षा गुरु, चौथा रानी केतकी की कहानी। तो लल्लू लाल की रचना है प्रेम सागर, यानी कि दूसरा ऑप्शन सही है। तो इस प्रकार से लिखना है, खा नंबर के दूसरा सही प्रेम सागर। चलिए गा नंबर के प्रश्न है, पर्दा कहानी के लेखक हैं प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, अमरकांत, यशपाल। तो जैसे कि फ्रेंड्स यहाँ पर पर्दा कहानी के लेखक हैं कौन है, यशपाल। तो राइट आंसर होगा चौथा सही यशपाल। इस प्रकार से लिखेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। घा नंबर के प्रश्न देखेंगे। घा नंबर, आवारा मसीहा के रचनाकार हैं विष्णु प्रभाकर, रामवृक्ष बेनीपुरी, राहुल सांकृत्यायन, रांगे राघव। तो आवारा मसीहा के रचनाकार हैं रामवृक्ष बेनीपुरी। तो इस प्रकार से, सॉरी थोड़ा मिस्टेक हो गया, यहाँ पर आवारा मसीहा के रचनाकार हैं विष्णु प्रभाकर। तो राइट आंसर होगा पहला ऑप्शन विष्णु प्रभाकर, लिख देंगे। चलिए अगला नंबर के प्रश्न है, बाणभट्ट की आत्मकथा के लेखक हैं। तो बाणभट्ट की आत्मकथा के लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। ना ही वासुदेव शरण अग्रवाल हैं, ना ही महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं, ना ही सरदार पूर्ण सिंह हैं तो हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इस प्रकार से अगला नंबर के चौथा सही हजारी प्रसाद द्विवेदी। अब हम बढ़ने वाले हैं प्रश्नोत्तर नंबर 2 की ओर। प्रश्नोत्तर नंबर 2 है, कामायनी किस युग की रचना है। द्विवेदी युग, छायावादी युग, भारतेंदु युग, प्रगतिवादी युग। तो जैसा कि फ्रेंड्स, कामायनी किस युग की रचना है, तो कामायनी छायावादी युग की रचना है। राइट आंसर होगा दूसरा नंबर के ये प्रश्नोत्तर नंबर 2 के का नंबर के दूसरा सही छायावादी युग। अगला है, निम्नलिखित कवियों में से प्रगतिवाद युग का है अग्रदास, तुलसीदास, नंददास, रामधारी सिंह दिनकर। तो ख नंबर के पहला सही अग्रदास। ग नंबर के प्रश्न है, तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है 1941 ईस्वी और 1943 ईस्वी, 1954, 1947। तो राइट आंसर होगा दूसरा नंबर। ग नंबर के दूसरा सही 1943 ईस्वी। घा नंबर के प्रश्न है, तो इस प्रकार से लिखेंगे, घा नंबर के दूसरा सही 1943 ईस्वी। चलिए घा नंबर के प्रश्न है, द्विवेदी युग की रचना नहीं है प्रिय प्रवास, साकेत, भारत भारती, कामायनी। तो जैसा कि फ्रेंड्स, द्विवेदी युग की रचना नहीं है कामायनी, चौथा नंबर सही है। घा नंबर के चौथा सही कामायनी। अगला नंबर के प्रश्न है, द्विवेदी युग, हाँ अगला नंबर का है, निम्नलिखित में से कौन सी कृत महाकाव्य नहीं है। तो यामा, यामा जो है यह महाकाव्य नहीं है, चौथा सही है अगला नंबर का चौथा। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्नोत्तर नंबर 3 की ओर। दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 10 नंबर का प्रश्न है, चलिए देखेंगे। तो जैसा कि फ्रेंड्स, धरती माता की कोख में जो अमूल्य निधियां भरी हैं, जिनके कारण
यह वह वसुंधरा कहलाती है, उससे कौन परिचित न होना चाहेगा। लाखों करोड़ों वर्षों से अनेक प्रकार की धातुओं को पृथ्वी के गर्भ में पोषण मिला है। दिन रात बहने वाली नदियों ने पहाड़ों को पीस पीस कर अगणित प्रकार की मिट्टियों से पृथ्वी की देह को सजाया है। हमारे भावी आर्थिक अभ्युदय के लिए इन सब की जांच पड़ताल आवश्यक है। तो पहला नंबर है उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो चलिए प्रश्न देखते हैं। हम उपर्युक्त गद्यांश के संदर्भ लिखेंगे। तो चलिए हम ये सब प्रश्न लिख रखे हैं और आप सभी को दिखाते हैं। इधर डाल देंगे प्रश्नोत्तर नंबर 3। प्रश्नोत्तर संख्या 3 है संकेत धरती माता ... आवश्यक है। संदर्भ सबसे पहले बोला है लिखने को, तो संदर्भ लिखेंगे प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी गद्य खंड में राष्ट्र का स्वरूप नामक पाठ से उद्धृत है, जिसके लेखक डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। और इसके बाद चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या है। अगला प्रश्न है धरती वसुंधरा क्यों कहलाती है। तो धरती वसुंधरा इसलिए कहलाती है, ये प्रश्न है, धरती वसुंधरा इसलिए कहलाती है क्योंकि धरती माता की कोख में अमूल्य निधियां भरी है। अब देखेंगे प्रश्नोत्तर नंबर ये रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। ग नंबर के प्रश्न है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो इस प्रकार से रेखांकित अंश की व्याख्या, लेखक कहता है कि धरती माता की कोख में अमूल्य निधियां हैं जिनके कारण वह वसुंधरा कहलाती है, उससे कौन परिचित ना होना चाहेगा। घ नंबर पृथ्वी की देह को किसने सजाया है। पृथ्वी की देह को किसने सजाया है। तो ये प्रश्न है लाखों करोड़ों वर्षों से अनेक प्रकार की धातुओं को पीस पीस कर अगणित प्रकार की मिट्टियों से पृथ्वी की देह को सजाया है। अगला है भावी अभ्युदय हेतु हमें क्या करना चाहिए। तो भावी अभ्युदय हेतु हमें सबकी जांच पड़ताल आवश्यक है। चलिए तो इस प्रकार से ये गद्यांश समाप्त होता है। अथवा लगा के अशोक के फूल वाला है और इधर उल्टेंगे पन्ना। चलो ये है और ये प्रश्न है दुर्बलता का चिन्ह विशेष शपथ है पर अबलाजन के लिए कौन सा पथ है। यदि मैं उकसाई गई भरत से हूं तो पथ समानी पुत्र भी को ठहरो मत रोको मुझे कहूं सो सुन लो पाओ यदि उसमें सार उसे सब चुन लो करके पहाड़ सा पाप मौन रह जाऊं राई भर भी अनुताप न करने पाऊं। उपर्युक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। किस करके पहाड़ सा पाप मौन रह जाऊं राई भर भी अनुताप न करने पाऊं। पंक्तियों में कौन सा अलंकार है ये बताना है। पद्यांश का भाव स्पष्ट कीजिए। भाषा की विशेषताएं बताइए। उसके बाद यहाँ है एक और अथवा लगा के लज्जाशील पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आए होने देना विकृत वसना तो ना तू सुंदरी को जो थोड़ी भी शर्मित हो गोद ले श्रांति खोना ओठों की और कमल मुख की मलानताएं मिटाना कोई कलांता कृषक ललना खेत में जो दिखावे धीरे धीरे परस उसकी कलांतियों को मिटाना जाता कोई जलद यदि हो व्योम में तो उसे ला छाया द्वारा सुखित करना तप्त भूतांगना को। तो उपर्युक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। चलिए यही कर रहे हैं लज्जाशील पथिक महिला वाला। तो इस प्रकार से डालेंगे प्रश्नोत्तर नंबर 4 और पहले नंबर पे बोला था कि लज्जाशील पथिक महिला वाले का संदर्भ लिखिए। तो इस प्रकार से पहले संकेत डाल देंगे लज्जाशील पथिक ... भूतांगना को। संदर्भ प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी पद्य खंड में पवन दूतिका नामक पाठ से उद्धृत है जिसके कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी हैं। और अगला नंबर पे है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो चलिए रेखांकित अंश की व्याख्या कर देते हैं। नायिका राधा यानी कि राधा जो है नायिका है इस पाठ की। नायिका राधा पवन से कहती है
कि यदि वह थोड़ी थकी दिखाई दे तो उसे गोद में लेकर अर्थात उसे चारों ओर से घेर कर उसकी थकान मिटा देना, जिससे कि उसके सूखे होंठ, मुरझाया चेहरा प्रफुल्लित हो उठे। चलिए तीसरा प्रश्न देख लेते हैं। राधा लज्जाशील पथिक महिला के विषय में क्या कहना चाहती हैं? राधा लज्जाशील पथिक महिला के विषय में क्या कहना चाहती हैं? तो राधा लज्जाशील पथिक महिला के विषय में कहती हैं कि हे पवन मार्ग स्त्री के कपड़े को अस्त व्यस्त मत करना। मार्ग में स्त्री के कपड़े को अस्त व्यस्त मत करना। घ नंबर है ओठों की ओर कमल मुख में कौन सा अलंकार बताइए। ओठों की ओर कमल मुख में अलंकार बताइए। तो ओठों की ओर कमल मुख में अलंकार है उपमा अलंकार है। ओठों की ओर कमल मुख में उपमा अलंकार है। अगला है ये जलद और कृषक ललना का अर्थ बताइए। तो जलद मतलब बादल, कृषक ललना मतलब किसान के बच्चे। तो इस प्रकार से पद्यांश भी कंप्लीट होता है। आते हैं प्रश्न उत्तर नंबर 5 की ओर। निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, एपीजे अब्दुल कलाम, वासुदेव शरण अग्रवाल। तो हम करने वाले हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के साहित्यिक परिचय का वर्णन। तो इनका साहित्यिक परिचय लिखेंगे तो हम देखेंगे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का साहित्यिक परिचय। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हिंदी साहित्य के प्रख्यात निबंधकार एवं उपन्यासकार थे। द्विवेदी जी का हिंदी साहित्य क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान था। इसके अलावा कुशल वक्ता एवं सफल शिक्षक थे। वह मौलिक चिंतक एवं भारतीय संस्कृति के प्रकांड विद्वान थे। इनकी रचनाओं में ललित निबंध व जीवन के मार्मिक चित्रण देखने को मिलते हैं। द्विवेदी जी को साहित्य सेवा के लिए डी.लिट, पद्म भूषण और मंगला प्रसाद पारितोषिक से सम्मानित किया गया। उपन्यास के रूप में 4 उपन्यासों की रचना की द्विवेदी जी का नाम हिंदी साहित्य जगत में अमर रहेगा। तो इनकी 2-4 रचनाएं लिख दो, जैसे अशोक के फूल, कुटज, विचार प्रवाह, इस प्रकार से। अब इसके बाद आ जाता है ये क्वेश्चन पेपर में ये मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त का देख लेते हैं साहित्यिक परिचय, फिर पंचलाइट कहानी देखेंगे, उसके बाद बता देते हैं सभी को। मैथिली शरण गुप्त साहित्यिक परिचय। राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त हिंदी के बहुमुखी प्रतिभा के धनी साहित्यकार थे। इन्होंने रचनाएं वैश्योपकारक पत्रिका के माध्यम से लोगों के मध्य में उतारा। सरस्वती पत्रिका में इनके लेख छपते थे। राष्ट्रीय भावनाओं से परिपूर्ण रचनाएं करने के कारण महात्मा गांधी ने इन्हें राष्ट्र कवि की उपाधि दी। इनके साहित्यिक योगदान के लिए भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण, डी.लिट से सम्मानित किया। साकेत महाकाव्य पर हिंदी साहित्य सम्मेलन में मंगला पारितोषिक भी मिला। साकेत, भारतीय यशोधरा, रंग में भंग, जय भारत, विश्वप्रिया, द्वापर नहुत, जयद्रथ वध, किसान, पंचवटी, सिद्धराज, तो ये सब इनकी प्रमुख रचनाएं हो जाती है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ेंगे। प्रश्नोत्तर नंबर 6, बहादुर तथा पंचलाइट कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। तो चलिए सीखने वाले हैं पंचलाइट कहानी। चलिए सीखेंगे पंचलाइट कहानी। पंचलाइट कहानी के उद्देश्य। पंचलाइट रेणु जी की आंचलिक कहानी है। कहानी में बिहार के एक पिछड़े गांव का वर्णन किया गया है। महतो टोली के अशिक्षित लोग हैं। उन्होंने रामनवमी के मेले में से एक पेट्रोमैक्स खरीदा, जिसे पंचलाइट कहते हैं। सीधे साधे समाज में कोई भी पंचलाइट जलाना नहीं जानता था। वह यह नहीं चाहते थे कि कोई दूसरी टोली के व्यक्ति द्वारा उनकी पंचलाइट जलाई जाए। अब तो सारी टोली में दुख का माहौल छा गया। लेकिन गोधन पंचलाइट जलाना जानता था, बल्कि उसका हुक्का पानी गांव वालों से बंद था। तभी गुलरी काकी गोधन को बुलाने जाती हैं। गोधन पंचलाइट जला देता है। फिर सभी खुशी से झूम उठे। पंच गोधन से कहते हैं, पंचनी गोधन से बहुत प्रसन्न होते हैं और कहते हैं, तुम्हारा 7 खून माफ, खूब गाओ सिनेमा के गाना।
पंचलाइट की रोशनी में लोग भजन कीर्तन करने लगते हैं। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स, तो हमें लगता है कि ये आपका क्वेश्चन पेपर का पूरा रिव्यू कर दें, और इसका सोल्यूशन आप सभी को शायद पता है पूरा ना। ये पूरा एक बार हल कराया गया था जो यूपीएससी वाला है, तो यही है शायद ये वाला प्री बोर्ड का पेपर सेम। तो जो स्टूडेंट नहीं देखे हैं उसमें जाके देख लीजिएगा। मिलते हैं अब अगली नई क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।